हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुकड़ाड़ी। आई होप आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होंगी। माइक्रोस्कोपी की सीरीज में हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को कवर कर लिया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पढ़ी है जिसमें कि हमको 3D इमेज मिलती है, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पढ़ी है जिसमें कि हमको 2D इमेज मिलती है। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमने देखा था कि हम हमारे सैंपल को प्रिपेयर जब हम करते हैं तो उसमें मेटल शेडोइंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारा जो स्पेसिमेन होता है उसको नुकसान कम होता है ना, उसको नुकसान नहीं होता मेटल शेडोइंग टेक्निक का इस्तेमाल करने से। और अगर हमें किसी भी मेम्ब्रेन का है ना इंटीरियर पता करना है किसी भी मेम्ब्रेन का, तो उसके लिए हम फ्रीज फ्रैक्चरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेल्फ असेसमेंट माइक्रोस्कोपी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को हमसे पूछा है माइक्रोस्कोप की, और ये क्या होती है? डी। ओके, व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इफ वी यूज 410 नैनोमीटर लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ हमको दी हुई लैम्डा दिया हुआ है 410 नैनोमीटर। मीडियम इज एयर, मीडियम एयर है, यानी कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा को कितना दे दिया है? 1, एयर का 1 होता है। एंड हाफ कोन ऑफ लाइट, यानी कि साइन अल्फा, साइन अल्फा की भी वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है? एंड लार्ज इनटू लेंस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 चीजें हैं, हमसे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछा गया है। ये है हमारा 410 नैनोमीटर। ओके, तो ऑप्शंस क्या है? नैनोमीटर, 410 नैनोमीटर, 250 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। ओके, तो पहले ऐसे करते हैं, हमारी जो वेवलेंथ है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसको यूनिट वाइज जो भी हमारा आंसर है उसे उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो 410 नैनोमीटर है हमारी वेवलेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू 410 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर हो जाएगा, -9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। हमारी फॉर्मूला क्या होगा? D इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन n इंटू साइन अल्फा। वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.61 इंटू लैम्डा कितना है हमारा? 410 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.61 इंटू 410 इंटू 10 टू द पावर -9, ये तो 1 इंटू 1 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, ये इंटू करने से हो जाएगा हमारा 250.1 इंटू 10 टू द पावर -9। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर 9 है तो 1 2 3 6 -6, है ना। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 0.25 इंटू 10 टू द पावर, नहीं, अब तो 10 टू द पावर को अगर हम हटाएंगे, ये तो मीटर में आ रहा था। अब हमारी आंसर जो है वो किस में है? हमारा आंसर है माइक्रोमीटर में, तो हो जाएगा 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, ओके। ऑप्शंस में देखते हैं, ए हमारा 410 नैनोमीटर नहीं हो सकता, 25 माइक्रोमीटर, 25 तो नहीं हो सकता माइक्रोमीटर में, यूनिट गड़बड़ जाएगी। 0.25 माइक्रोमीटर, हाँ ये सही है, 25 नैनोमीटर नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, तो क्या है सेकंड क्वेश्चन? रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप मेनली डिपेंड्स ऑन, रिजॉल्विंग पावर जो होती है माइक्रोस्कोप की वो मेनली किस पे डिपेंड करती है? रिजॉल्विंग पावर जो होती है हमारी वो n इंटू साइन अल्फा पे डिपेंड करती है, n साइन अल्फा पे, और n साइन अल्फा को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल अपर्चर। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा ऑप्शन न्यूमेरिकल अपर्चर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय, हमारे को रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करना है तो हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? फर्स्ट, यूजिंग एन इल्यूमिनेशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग द न्यूमेरिकल अपर्चर। नो, न्यूमेरिकल अपर्चर तो हमारा बढ़ेगा, तो ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन इज यूजिंग एन इल्यूमिनेशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, हाँ वेवलेंथ कम होगी तो ठीक होगा, एंड इंक्रीजिंग द न्यूमेरिकल अपर्चर, हाँ ये सही होगा क्योंकि न्यूमेरिकल अपर्चर को हमें बढ़ाना है। थर्ड क्या है? यूजिंग एन इल्यूमिनेशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ तो नहीं होगी,
तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। और यहाँ पे भी लॉन्गर वेवलेंथ दे रखी है, तो आगे कुछ भी हो ये क्वेश्चन का होगा ही नहीं हमारा ऑप्शन। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, यूजिंग एन इल्यूमिनेशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग द न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इमर्जन ऑयल कैन बी टू used to increase the resolution of some microscope lens due to its property to increase the, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी, मैग्निफिकेशन, बोथ बी एंड सी। ओके, देखो बेटा यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाने की जरूरत होती है। तो इमर्जन ऑयल का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाना होता है। तो इसीलिए इमर्जन ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप का जो लेंस है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इम्प्रूव रेजोल्यूशन many light microscope come fitted with blue filter over the condenser lens because अब ब्लू फिल्टर का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्लू फिल्टर की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ही ज्यादा हमारी रिजॉल्विंग पावर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ। पर्सपेक्टिव ऑफ लाइट unstained and transparent specimen obtained from the white. Okay, which of the following microscope technique provide perspective of live, unstained and transparent specimen and transparent specimen obtained from the white? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शंस देखते हैं। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और फ्लूरिसेंस माइक्रोस्कोपी। ट्रांसपेरेंट इमेज को देखने के लिए तो हम फेस कंट्रास्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पे फेस कंट्रास्ट आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन को देखने के लिए हम फेस कंट्रास्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, और यहाँ पे हम लाइव सैंपल ले रहे थे और इसमें स्टेन भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू यूज टू विजुअलाइज अ प्रोटीन इन अ लिविंग सेल? लिविंग सेल में पढ़ने के लिए, प्रोटीन को विजुअलाइज करने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे? एक्सप्रेसिंग द प्रोटीन एज अ फ्यूजन विद द YFP reporter and directly visualizing under a fluorescence microscopy. Okay. Expressing the protein as a fusion with beta-galactosidase protein and directly visualized under fluorescence microscope. Okay. Using a specific antibody tagged with the fluorescence probe raised against protein to directly visualize under fluorescence microscope. Okay, or expressed it under an electron microscope. ओके, तो चलिए ऑप्शंस को एक बार फिर से पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एक्सप्रेसिंग द प्रोटीन एज अ फ्यूजन विथ येलो फ्लूरिसेंट प्रोटीन एंड डायरेक्टली विजुअलाइजिंग अंडर द फ्लूरिसेंस माइक्रोस्कोप। ओके, हाँ ये चीज हो सकती है। ठीक है, प्रोटीन को विजुअलाइज करना है ना, लिविंग सेल के अंदर प्रोटीन को विजुअलाइज करना है, तो हम यहाँ पे प्रोटीन को येलो फ्लूरिसेंट प्रोटीन के साथ में फ्यूज कर देंगे और अंडर माइक्रोस्कोप देख लेंगे फ्लूरिसेंस माइक्रोस्कोप के। हाँ ये हो सकता है, देखते हैं और ऑप्शंस क्या है। कि एक्सप्रेसिंग द प्रोटीन एज अ फ्यूजन विद बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोटीन। बेटा बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोटीन जो है वो फ्लूरिसेंट तो है ही नहीं, तो फ्लूरिसेंस माइक्रोस्कोप में तो वो देख ही नहीं सकते ना इसके साथ में हम फ्यूज करके, तो ये ऑप्शन तो कट गया बिल्कुल। यूजिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडी टैग्ड विद फ्लूरिसेंस प्रोब रेज्ड against the protein to directly visualize under fluorescence microscope. बेटा एंटीबॉडी के लिए हमको एंटीबॉडी उसके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करनी पड़ेगी। हम इंसर्ट करेंगे तो भाई वो लिविंग कहाँ बच जाएगी, और लिविंग नहीं बचेगी तो फ्लूरिसेंस माइक्रोस्कोपी नहीं हो पाएगी, इससे नहीं हो पाएगी, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट इज डायरेक्टली विजुअलाइजिंग द प्रोटीन आफ्टर हैविंग ओवर एक्सप्रेस्ड इट अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो लिविंग हम देख ही नहीं सकते हैं बेटा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। तो हमारा सही ऑप्शन हमको ए वाला है कि एक्सप्रेसिंग द प्रोटीन
as a fusion with the white yellow with the yellow fluorescence protein and directly visualizing under a fluorescence microscopy. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. Heavy metals are utilized during preparation of the specimen for electroscope. Creating vacuum. Vacuum create करने के लिए no. To increase contrast of image. Image के अंदर contrast पैदा करने के लिए हाँ कंट्रास्ट होता है उससे. हैवी मेटल का हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम नो. टंगस्टन वायर करता है ये. नो पर्टिकुलर फंक्शन इज एट्रीब्यूटेड बाय हैवी मेटल. अगर फंक्शन नहीं तो इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं भाई. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टू इंक्रीज कंट्रास्ट ऑफ इमेजेस. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ट फॉर हाई मैग्निफिकेशन व्यूइंग ऑफ. ठीक है. हाई मैग्निफिकेशन में देखने के लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का क्यों इस्तेमाल करते हैं. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फिक्स्ड सेल, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लिविंग एंड मोटाइल सेल, सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ फिक्स्ड सेल और सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग एंड फिक्स्ड सेल. देखो भाई लाइव तो हमारी यूज होनी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. हमको उसमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है सैंपल की. सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ फिक्स्ड सेल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फिक्स्ड सेल. एक्सटर्नल का करेंगे हम, सरफेस का नहीं. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फिक्स्ड सेल का हम एनालिसिस यहाँ पे करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इन द प्लेट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन की अगर हमको स्टडी करनी है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे. उसके लिए हम फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं. हाँ, इसके लिए हम फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे थिन सेक्शनिंग ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी नहीं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नहीं, फेस कंट्रास्ट भी नहीं. फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो चलिए ये हो गया हमारा सेल्फ असेसमेंट. आई होप आपको आज जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे. नहीं समझ में आए हैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से वीडियोस देखिए. वीडियो से जो आपने नोट्स बनाए हैं आप नोट्स को देखिए और उसके बाद में फिर इनको सॉल्व कीजिए. ये क्वेश्चन वो हैं जो कि एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं. ठीक है. तो आई होप आप लोगों का माइक्रोस्कोपी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियोस को देखिए, उन वीडियो से अपने नोट्स बनाइए और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को भी हमेशा सॉल्व करके जाइए. जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं उसके जो भी क्वेश्चन होते हैं और मॉक टेस्ट को भी आप जरूर ज्वाइन करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप मोटिवेटिंग अस, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय.